हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और आज की क्लास में हम लोग सीएमए इंटर पेपर 10 का जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज इलस्ट्रेशन नंबर 39। विनाक लिमिटेड ऑपरेटिंग एट 75% लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। The cost sheets of these two products are as under। तो दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और सेल करता है विनाक लिमिटेड, और उन दोनों का कॉस्ट शीट हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दोनों प्रोडक्ट्स का गिवन है। फिर डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट गिवन है पर यूनिट का, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है जिसमें से 40% फिक्स्ड है यानी कि 60% वेरिएबल है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी गिवन है, ये 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है। फिर टोटल कॉस्ट दे दिया दोनों का, और फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है। फिर बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर विच इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में भी जो की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर है वो है मशीन आर। द मशीन आर रेट इज ₹2 per hour। The company receives an offer from Canada for the purchase of product A at a price of ₹17.5 per unit। तो ये जो कंपनी है ये कनाडा से एक ऑफर रिसीव करती है कि वो लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे 17.5 रुपीज पर यूनिट में। मतलब जिस प्रोडक्ट को वो लोग 23 रुपीज पर यूनिट में सेल करते थे उसके लिए ऑफर आया है 17.5 रुपीज पर यूनिट में सेल करने के लिए। ऑल्टरनेटिवली द कंपनी हैज अनदर ऑफर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट बी एट अ प्राइस ऑफ ₹15.5 पर यूनिट, जो कि वो लोग 19 रुपीज में सेल कर रहे थे। इन बोथ द केसेस अ स्पेशल पैकिंग चार्ज ऑफ 50 पैसे पर यूनिट हैज टू बी बोर्न बाय द कंपनी। उन लोगों को एक स्पेशल पैकिंग चार्जेस जिसका प्राइस है 0.5 रुपीज वो कंपनी को ही बोर्न करना पड़ेगा। द कंपनी कैन एक्सेप्ट ईदर ऑफ द टू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड इन ईदर केस द कंपनी कैन सप्लाई सच क्वांटिटीज एज मे बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द बैलेंस ऑफ 25% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो ये बोल रहा है कि कंपनी अभी फिलहाल 75% कैपेसिटी लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो अगर ये अपना एक्स्ट्रा जो 25% लेवल कैपेसिटी लेवल बचा है उसको अगर वो यूटिलाइज कर लेगी तो वो ईदर ऑफ द टू ऑर्डर्स किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का सोच सकती है। फिर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द टू एक्सपोर्ट प्रपोजल्स गिविंग योर रिकमेंडेशन as to which the proposal should be accepted, and a statement showing the overall profitability of the company after incorporating the export proposal recommended by you। तो पहले हमें क्या बनाना है? पहले हमें ये देखना है कि दोनों प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक्स क्या है। मतलब बेसिकली हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, और मोर प्रेफरेबली कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो कि इस केस में है मशीन आर। तो हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर आर कितना होगा। और सेकेंडली हमें बोला है कि एक स्टेटमेंट बनाना है जिससे हम लोग कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी शो कर सके, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूट कर सके। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ऑर्डर को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसके बाद कितना प्रॉफिट होगा ये हम शो कर सकें। कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, हमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट बनाना है उसमें हमें दोनों प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक्स शो करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये है हम लोगों का एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए। तो प्रोडक्ट ए के लिए सेलिंग प्राइस कितना है वो हमें गिवन है 17.5 और बी के लिए गिवन है 15.5। इससे अभी हम लोग माइनस कर देंगे हमारे पास जितने भी इसके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है।
तो इसमें क्या क्या आ जाता है हम लोगों का? पहला है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इसका गिवन है 2, इसका गिवन है 4 रुपीज। फिर हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इसका दिया है 4 रुपीज पर यूनिट और इसका भी दिया है 4 रुपीज पर यूनिट। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स ये हमारे पास है, दिस इज ₹3 और ये है 1.8। फिर नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये हो जाएगा 3.2 और ये आ जाएगा ₹2 पर यूनिट। और लास्ट में दिया है पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट बोला था कि बोथ द केसेस में जो पैकिंग स्पेशल पैकिंग चार्ज है वो 50 पैसे पर यूनिट कंपनी को ही बॉर्न करना पड़ेगा। सो दिस विल बी पैकिंग कॉस्ट। ये भी हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट ही है। पैकिंग कॉस्ट आ जाएगा 0.5 रुपीज दोनों केसेस में। तो हम अगर निकालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएगा 12.7 और ये हो जाएगा 12.3। अब हम लोग इजीली कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हम लोगों का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो ये आ जाएगा अराउंड 4.80 रुपीज और इसका आ जाएगा 3.20। हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? नेक्स्ट हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। इस केस में हम लोग का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है मशीन आवर। तो अब हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स। तो हम लोग अभी कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि मशीन आवर कितने मशीन आवर्स हमें लगेंगे एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे पास जो मशीन आवर रेट है वो है 2 रुपए पर आवर और यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 5 रुपीज है और प्रोडक्ट बी का 3 रुपए है। इससे हमें मिल जाएगा 1 घंटे में हम लोग कितना यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कैलकुलेशन देखते हैं, छोटा सा रफ वर्क देखते हैं। तो क्वेश्चन से हमें क्या पता है? हमें पता है कि एक यूनिट बनाने के लिए जो फैक्ट्री कॉस्ट है ए का वो है 5 रुपीज और बी का जो है वो है 3 रुपीज। ये क्या है? ये 1 यूनिट बनाने का कॉस्ट। और हमारे पास ये भी पता है कि जो मशीन आवर है, मशीन आवर रेट है, मशीन आवर रेट वो है 2 पर आवर। तो हमारे पास कॉस्ट गिवन है और हमारे पास 1 घंटे का चार्ज गिवन है। तो ये चीज को आप अच्छे से समझो कि हमारे पास हमें 2 रुपीज देना पड़ रहा है 1 आवर के लिए। तो हम लोग 5 रुपीज देंगे कितने टाइम के लिए? 5/2 यानी कि 2.5 आवर्स के लिए। इसका मतलब है कि हम लोगों को 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2.5 आवर्स लग रहा है। मतलब है ए का 2.5 आवर्स पर यूनिट है मशीन आवर्स, इतने आवर्स हमें लग रहे हैं। सिमिलरली बी के लिए अगर हम लोग देखें तो बी का क्या हो जाएगा? ये है 2 रुपीज फॉर 1 आवर, तो 3 रुपीज हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 आवर्स पर यूनिट।
तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, ये हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय ए का था 2.5 आवर्स बाय 2.5, ये आ जाएगा 4.8 बाय 2.5 1.92, और इसका आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये है 1.5, दिस विल बी 3.2 डिवाइडेड बाय 1.5 2.13, 2.13। तो हम लोगों के पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो दो ऑर्डर्स हैं, हमें इनमें से किसी एक ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। मतलब क्या है कि इन दोनों में से जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होगा हम लोग उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे, विच इज डेफिनेटली दिस वन। तो हम लोग बी का जो बी वाला ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें ऑफर जो कि हमें बी के लिए मिला था, प्रोडक्ट बी के लिए, हमें वही एक्सेप्ट करना है। ये तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। सो अभी हमें ये डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट बी का कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर गिवन है मशीन आवर, तो हम लोग उसी से ही कैलकुलेट करेंगे कि बी का हमें कितना प्रोडक्शन करना है। तो जो मशीन आवर है वो करंटली यानी कि 75% कैपेसिटी में कितना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट प्रेजेंट कैपेसिटी। प्रोडक्ट ए के लिए है 600 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी के लिए है 400 यूनिट्स। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि दोनों प्रोडक्ट्स का अभी जितना क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही करेंगे, तो दिस विल बी 600 इंटू इसका है 2.5 आवर्स लगता है, 2.5 मशीन आवर्स, दिस प्लस इसका है 400 यूनिट्स इंटू 1.5, ये हम लोग का आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 600 इंटू 2.5 1500, और ये हो जाएगा 400 इंटू 1.5 600, दिस विल बी 2100 आवर्स। तो अभी फिलहाल एट 75% कैपेसिटी हम लोगों को 2100 आवर्स लग रहा है दोनों प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसका 600 यूनिट, इसका 400 यूनिट्स। तो अगर हम लोग इसका कैपेसिटी बढ़ा देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है एक्स्ट्रा जो 25% कैपेसिटी रिमेनिंग है उसको भी अगर हम यूटिलाइज कर लें, तो एट 100% कैपेसिटी ये कितना हो जाएगा, 2100 आवर्स डिवाइडेड बाय 75%। अगर 75% पे इतना है तो 100% पे कितना है, दिस डिवाइडेड बाय 75%, ये हो जाएगा 2800 आवर्स। तो जो रिमेनिंग हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 25% कैपेसिटी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कितने आवर्स लगेंगे, बैलेंस 25% कैपेसिटी पर जो मशीन आवर्स होंगे ये कितने हो जाएंगे, 2800 माइनस 2100 यानी कि 700 मशीन आवर्स। हमें पता है कि प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने के लिए हमें 1.5 आवर्स लगते हैं। तो 700 आवर्स में हम लोग कितने यूनिट्स बनाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी कैन बी प्रोड्यूस्ड in 700 hours
कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 1.5। कैलकुलेट कर लेते हैं। 700 डिवाइडेड बाय 1.5, 467 यूनिट्स। 467 यूनिट्स। तो हम लोग इससे टोटल 467 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि एक स्टेटमेंट बनाने के लिए जिससे हम लोग ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर हम लोग ये वाला जो प्रोडक्ट बी वाला जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो अभी हम उसके लिए एक और स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट दैट वी हैव टू मेक। और इसमें हमें बेसिकली वही सेम कैलकुलेशन करना है, सेल्स माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा, जो अभी तक हम लोगों ने बहुत बार कर लिया है। यहाँ पे हमें जो कंपनी है उसका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट मतलब प्रोडक्ट ए से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और प्रोडक्ट बी का तो दो पार्ट है, एक है डोमेस्टिक सेल के लिए और एक है एक्सपोर्ट के लिए, और इन दोनों का टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है, और प्रोडक्ट ए और बी सब कुछ मिला के टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स, ए का कितना है? ए का है 600 यूनिट्स। होम के लिए हमें ऑलरेडी गिवन था 400, और एक्सपोर्ट का हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 467। तो इसका टोटल हो गया 867, और ये सब कुछ मिला के हो जा रहा है 867 प्लस 600, 1467। इसके बाद हमें देखना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है। तो इस केस में हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, ए का कितना है? ए का है 23, बी का होम बेस्ड के लिए है 19, और एक्सपोर्ट के लिए कितना है? एक्सपोर्ट के लिए है 15.5। इससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट कितना है माइनस कर देंगे। तो प्रोडक्ट ए और बी का वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो जो दो ऑर्डर्स गिवन था उसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया था। तो अभी होम बेस्ड के लिए मतलब जो प्रोडक्ट ए का और बी का जितना डोमेस्टिक सेल होगा उसके लिए हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये जो पैकिंग कॉस्ट है इसको छोड़ के बाकी सब जितना है इतना हमारे पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। और बी के लिए कितना आ जाएगा? सेम पैकिंग कॉस्ट के अलावा बाकी जितना है। तो ये हो जाएगा 12.2, और ये आ जाएगा 11.8। आई होप ये चीज आपको समझ में आया कि ये जो पैकिंग कॉस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, ये नॉर्मल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग का जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो सिर्फ इतना ही है, पैकिंग कॉस्ट के अलावा जितना कॉस्ट है वो सब हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट है। तो ए का आ जाएगा 12.2, बी का होम बेस्ड के लिए यानी कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है वो उसके लिए आ जाएगा 11.8, और एक्सपोर्ट के लिए तो हमने कैलकुलेट किया ही है, यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए है हमारे पास 12.3, ये आ जाएगा 12.3। तो हम लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो आ जाएगा 23 माइनस 12.2, ये आ जाएगा 10.8, और फिर होम कंजम्पशन के लिए आ जाएगा 19 माइनस 11.8, सो दिस विल बी 7.2। और एक्सपोर्ट के लिए तो हम लोग का पहले भी दिया था,
दैट इज हम लोगों ने निकाला था 3.2। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हम लोगों का। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 600 इंटू 10.8, 6480। ए के लिए हो जाएगा 6480 रुपीज। फिर बी के होम कंजम्पशन के लिए हो जाएगा 400 इंटू 7.2, 2880, 2880। एक्सपोर्ट के लिए हो जाएगा 467 इंटू 3.2, ये आ जाएगा 1494.4। तो टोटल कितना आ जाएगा ये दोनों का मिला के? दिस प्लस 2880 4374.4, 4374.4। और ये टोटल कितना आ जाएगा? दिस प्लस 6480 प्लस 6480, 10,854.4, 10,854.4। ये हम लोग का टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? इससे हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए एज यूजुअल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड का 40% फिक्स्ड है और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 60% फिक्स्ड है। तो प्रोडक्ट ए के लिए 5 का 40% कितना हो जाएगा? 2 रुपए। और फिक्स्ड कॉस्ट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 8 रुपीज का 60% कितना हो जाएगा? 4.8। यहाँ पे आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 और यहाँ पे आ जाएगा 4.8। और प्रोडक्ट बी के लिए 40% 3 का कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1.2 और 5 का 60% हो जाएगा ₹3। तो अभी हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट ए के लिए हो जाएगा टोटल 2 प्लस 4.8, एक यूनिट का आ गया 6.8 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट इंटू 600 यूनिट्स, दिस विल बी 4080, 4080 रुपीज। फिर हम लोग देखेंगे बी का होम कंजम्पशन के लिए कितना आएगा। बी का है टोटल 400 यूनिट्स इनटू एक यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1.2 प्लस 3 दैट इज 4.2, ये हो जाएगा 1680। फिर आता है एक्सपोर्ट का फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, तो एक्सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं होगा इसका फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हम लोगों ने बस कैपेसिटी ही इंक्रीज किया है। तो दिस विल बी निल और टोटल आ जाएगा इसमें हम लोग का 1680 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5760 रुपीज। तो अब हम लोग इजीली इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट इस केस में कितना हो जाएगा, एक केस में ये हो जाएगा 2400। वैसे ही प्रोडक्ट बी का जितना होम कंजम्पशन हो रहा है उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा 1200 रुपए, 1200 रुपीज। और एक्सपोर्ट में तो ये पूरा का पूरा ही प्रॉफिट है, ये आ जाएगा 1494.4 क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट निल है। और टोटल में आ जाएगा, अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें, सो दिस विल बी 2694.4 और
पूरा कंपनी का जितना प्रॉफिट हो रहा है अगर हम लोग वो कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, ये होगा ऑलमोस्ट 5094.4। तो पूरे कंपनी का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा इतना रुपए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। और ऐसे ही सिमिलर टाइप के दो क्वेश्चंस हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों से ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों हम लोगों ने आज जैसा ये वीडियो किया इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।